अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एपिसोड लेट हो गया, तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत करती हूँ। आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बैक टू बैक एपिसोड्स दूँगी, तो कोई ना कोई इशू हो जाता है। पर अब इंसान की हेल्थ से ज़्यादा तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आई हूँ। नॉवल कंप्लीट होने वाला है और आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों की फरमाइश पे ही मैंने इस पे वॉइस ओवर किया, तो नेक्स्ट जो आप लोगों की डिमांड है तो फिर उसी के मुताबिक मैं रिकॉर्ड करूँगी नॉवल। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह प्यार दिखाते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। नॉवल है इंतहाई इश्क द इटालियन डेविल, जिसकी राइटर है सालेहा इकबाल, और आज है इसकी एपिसोड नंबर 19। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। सिकंदर, उतरो नीचे तुम, और आप मिस्टर, अपनी तशरीफ़ का टोकरा यहाँ से लेकर जाएं, वरना मैं आपको यहीं पर जिंदा दफन कर दूंगी। हया अपने दांतों को आपस में पीसते हुए लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहती है, तो जहांगीर अब भी इसकी बात पर हंस पड़ता है। देख रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से कैसे बात करती है। इतने सालों बाद आज हम लोग मिले हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ को हमसे मिलने की कोई खुशी नहीं हो रही। आज के इतने खास दिन में ये मुझसे लड़ रही है। जहांगीर की बात पर हया हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाती है। सिकंदर, उतरो नीचे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। हया हुक्माना अंदाज में कहती है, अंकल मुझे नीचे उतार दें। मैं आज के दिन के मौके पे अपने बाबा के चक्कर में अपनी 6 साल की माँ को नाराज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दें। सिकंदर जहांगीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। जहांगीर गंदा सा मुँह बनाकर सिकंदर को नीचे उतार देता है। सिकंदर भागकर हया के पास जाता है और इससे लिपट जाता है। वैसे ये गलत बात है, तुम आज बाप से मिले हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ रहने में इंटरेस्टेड है। जहांगीर सोफे पर टांग रखे हुए कहता है। जहांगीर, वह अपने दांत भींचते हुए जहांगीर की तरफ देखती है और सिकंदर के कानों को बंद करते हुए कहती है, जी मेरी जान। जहांगीर हया की तरफ देखते हुए प्यार से कहता है और उठ खड़ा होकर हया के सामने आकर खड़ा होता है। जहांगीर हया के मुंह पर कुछ अच्छा सुनने के लिए जल्दी से इसके सामने आ खड़ा होता है। दफ़ा हो जाएं आप यहाँ से, अभी और इसी वक्त। हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहती है, तो जहांगीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। हया जहांगीर को क्रॉस करते हुए सिकंदर का हाथ पकड़कर इसे सोफे पर बिठा देती है। आप अभी तक गए नहीं? इससे भी ज़्यादा इज्जत करवाने के मूड में हैं शायद आप। हया बड़ी बड़ी आंखें किए जहांगीर की तरफ देखते हुए बोली। जहांगीर हया की बात पर मुड़कर उनकी तरफ देखता है और फिर इसके सामने वाले सोफे पर जा बैठता है। नहीं नहीं मेरी जान, इज्जत करवाने की नहीं, बल्कि मूड तो मेरा तुम्हें देखकर कुछ और करने का हो रहा है। जहांगीर की बात पर हया बड़ी बड़ी आंखें किए इसको घूरने लग जाती है और सामने बैठा हुआ जहांगीर आज सारी हदें पार करने के चक्करों में था। क्या करने का दिल कर रहा है आपका? सिकंदर जहांगीर की बात पकड़कर इसकी तरफ देखते हुए कहता है। इससे सवाल करता है तो हया भी हैरानगी से कभी बाप को तो कभी बेटे को देखने लग जाती है। तुम्हारी मामा समझ गई हैं मेरी बात को, डिटेल्स में समझाने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे। पर मुझे तो समझ नहीं आई है, आप डिटेल में बताएं ताकि मैं भी समझ जाऊं, आगे के लिए मुझे भी नॉलेज मिल जाएगी। सिकंदर मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है तो जहांगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है और हया के चेहरे पर हैरानगी। मैंने एक थप्पड़ मारकर तुम्हें बहुत सारी नॉलेज दे देनी है। हर चीज़ जाननी ज़रूरी होती है क्या तुम्हारे लिए? कभी तो तुम 6 साल के बच्चों की तरह हरकतें कर लिया करो। क्यों तुम्हें हमेशा बुढ़ा बाबा बनना होता है? हया बेजारी से कहती है, ओहो, तुम मेरे सामने मेरे बेटे को कैसे डांट सकती हो? इधर आओ मेरे पास सिकंदर। जहांगीर सिकंदर को अपनी तरफ इशारा करके बुलाता है तो वो भी दौड़ता हुआ इसके पास जाकर बैठ जाता है। हया सिकंदर को इसके पास जाता देखकर सोफे की पुश्त से टेक लगाए अपने दोनों हाथ बांधकर जहांगीर को घूर रही थी, जो सिकंदर से बातों में मगन हो गया था। वैसे आप मेरे सच में बाबा ही हो ना? क्या मतलब? सिकंदर की बात पर जहांगीर हैरानगी से पूछता है, मतलब मामा ने तो बताया था कि आप बाहर के मुल्क काम करते हैं और यहाँ आपका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें आपके हाथ पैर टूट गए थे और ज़ुबान को भी। वो सिकंदर कहते हुए बुखलाने लग जाता है और हया की तरफ देखकर इसे बोलता है, मामा वो क्या था? सिकंदर टिमटिमाई हुई नज़रों से देखते हुए पूछता है, फालिज का अटैक मेरी जान। हया अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहती है और सामने बड़े टेबल पर पानी का गिलास उठाकर पीने लग जाती है। जहांगीर हया की तरफ हैरानगी से देखने लग जाता है।
हया जो अपन एक आईब्रो उठाकर इसकी तरफ झूठी मुस्कुराहट से देखते हुए कहती है, अंकल मेरा मतलब है बाबा, इतनी सारी चोटों के बाद आप कैसे ठीक हो सकते हैं? बताएं आप ठीक कैसे हैं? कहीं आप मेरी मामा से झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर आपने मामा से झूठ बोला तो याद रखें कि मैं एक एक्स पुलिस वाली का बेटा हूँ, लोगों को मारना भी अच्छे से आता है। सिकंदर कहते हुए धमकी देने वाले अंदाज में आ जाता है, तुम अपने बाबा को मारोगे? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, खैर आएगी भी कैसे, जब तुम्हारी माँ भी मुझे मारना नहीं छोड़ी थी तो तुम कैसे अपनी माँ से अलग हो सकते हो? छोड़ो इन सारी बातों को। हाँ, मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे चोटें भी बहुत लगी थी और बहुत सारा खून भी निकला था, पर इन सारी चोटों में से एक चोट खतरनाक थी, बाकी सब तो काबिल बर्दाश्त थी। कहाँ है वो चोट? नज़र क्यों नहीं आ रही है? सिकंदर जहांगीर से पूछता हुआ इसकी तरफ नज़रें अब की बार हया पर ठहरी थी। हया भी सीधी होकर बैठ जाती है और इसकी बात को सुनने लग जाती है गौर से। यहाँ पर चोट लगी थी मुझे बिल्कुल दिल से 2 इंच ऊपर, अगर गोली दिल पर लगती तो। जहांगीर एलम द इटालियन डेविल कब का इस दुनिया को और तुम दोनों को खुदा हाफिज कह चुका होता। जहांगीर को कहते हुए अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसने जब इटालियन डेविल का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया था। इटालियन डेविल कौन है? सिकंदर एक और सवाल करता है। इसकी बात पर हया और जहांगीर दोनों हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। जहांगीर एक गहरी सांस लेता है और सिकंदर को बताने लग जाता है, तुम्हारा बाप इटली का डेविल है। जहांगीर कहता है तो सिकंदर उछलकर इसकी तरफ देखने लग जाता है। सच में? सिकंदर पुरजोश लहजे में पूछता है। जहांगीर, हया गुस्से में इसका नाम पुकारती है और खड़ी होकर सिकंदर को दोबारा अपनी तरफ खींचती है। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने लग गए हो तुम? हया सिकंदर का मुंह अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, अगर तुम्हारे मुंह से अब कोई आवाज़ निकली तो याद रखना मैं फिर तुम्हें कोई भी वीडियो गेम नहीं लेकर दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई भी वीडियो गेम खेलूंगी। सोच कर फिर करना आगे। हया कहती है तो सिकंदर सोच में पड़ जाता है और एक नज़र जहांगीर की तरफ देखते हुए हया के पीछे सोफे पर खामोशी से जाकर बैठ जाता है। हया इसे देखकर फिर जहांगीर की तरफ मुतवज्जो होती है और आप यहाँ से जाएंगे कब? हया जहांगीर की तरफ देखते हुए कहती है तो जहांगीर भी खड़े होकर इसके सामने आ जाता है और शरारती लहजे में कहता है, एक किस? जहांगीर कहता है तो हया फटी हुई आंखों से इसकी तरफ देखने लग जाती है। मुझे एक कप किस दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अगर तुम किस नहीं दोगी तो तुम्हें और अपने बेटे को उठा कर ले जाऊंगा यहाँ से, और तुम जानती हो मैं ये कर भी सकता हूँ। जहांगीर हया के करीब आते हुए कहता है तो जहांगीर के करीब आते ही हया इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर धक्का देती है और हंसते हुए कहती है तो पीछे मुड़कर सिकंदर की तरफ देखती है जो इनको देखे जा रहा था। सिकंदर, जल्दी से अपने कानों पर हाथ रखो और आंखें बंद करके अपनी लाइफ का सबसे हैप्पी डे याद करो। जब तक मामा नहीं कहती हैं ना ही आप हाथ हटाओगे और ना ही आंखें खोलोगे, ओके? हया सिकंदर से प्यार से कहती है तो सिकंदर हाँ में सर हिलाते हुए जल्दी से कानों पर हाथ रख देता है और अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। जहांगीर ये सब देखकर बड़ा खुश हो रहा था और इसे लग रहा था कि हया इसे किस करने वाली है, इसलिए सिकंदर की आंखें और कान बंद करवाए हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपसे? हया जहांगीर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं कह रही थी, बस मुझे किस करने लगी थी तुम। चलो जल्दी से कर दो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। जहांगीर कहकर हया की तरफ आंखें बंद करके झुकता है तो एक ज़ोरदार थप्पड़ जहांगीर के होंठों पर दे मारती है, जिसकी वजह से जहांगीर छट से अपनी आंखें खोल लेता है। आह! जहांगीर अपने होंठों पर हाथ रखते हुए कहता है, हया सुधरोगी नहीं, तुम अभी भी मुझे मार रही हो। हया इसकी बात पर खामोश हो जाती है और इसकी तरफ देखने लग जाती है। जहांगीर, चले जाए यहाँ से, आप सुबह से बहुत ज़्यादा पहले ही मेरा दिमाग ख़राब कर चुके हैं और मज़ीद ना करें, प्लीज़ वापस चले जाएं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए, इसलिए प्लीज़ वापस चले जाएं, प्लीज़। हया आपकी बार हाथों को जोड़कर कहती है तो जहांगीर इसके हाथों की तरफ देखते हुए अपना सर झुका लेता है। हया, क्यों इतनी नफरत करने लग गई हो तुम मुझसे? जहांगीर हया के हाथों को अपने हाथों पर पकड़े हुए अफसरदगी से कहता है, तुमने तो कहा था कि जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ नफरतों की कोई जगह नहीं होती। कहा था कि जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ नफरतों की कोई जगह नहीं होती, मगर इस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आपसे मोहब्बत की नहीं बल्कि मेरी नफरत के ही लायक हैं। हया अपना हाथ छट से छुड़वाते हुए कहती है, दरवाज़ा वहाँ है। हया 2 कदम पीछे होकर 2 टोक लहजे में कहती है। जहांगीर एक नज़र दरवाजे की तरफ देखता है और फिर हया और सिकंदर की तरफ। दरवाज़ा तो वहाँ है, लेकिन वहाँ से बाहर मैं अकेला नहीं जाऊँगा और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। हमारी? हया इसकी बात सुनकर हैरानगी से बोली, जी हमारी। मैं यहाँ सिर्फ तुम दोनों को लेने आया था और आज अहद ही बना कर आया था कि तुम्हें अपने साथ हर हाल में
वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद सब बिखर गया है हमारा, अब तुम्हें वापस पाकर सब ठीक करूंगा। जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है तो हया भी इसकी बात पर हंस पड़ती है। मुझे वापस पाकर सब ठीक करेंगे आप? मुझे? आपको लगता है जो आपने किया है इसके बाद मैं आपके साथ हंसी खुशी वापस आ जाऊंगी? नहीं जहांगीर, इस बात की गलती से मैं आज तक खुद को कसूरवार मानती हुई आई हूँ। मैं जितनी तकलीफ से गुजरी हूँ इसके बाद आपको माफ़ करना मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके बगैर रहना सीख लिया है, आपकी ज़रूरत नहीं है। या जहांगीर के सीने पर उंगली रखकर कहती है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? जहांगीर दो टोक लहजे में कहता है, नहीं। हया मुख्तसर सा जवाब देती है, मैंने कहा था हया, मैं बदल गया हूँ लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। जहांगीर की बात पर हया बड़ी बड़ी आंखें किए इसकी तरफ देखने लग जाती है। क्या मतलब है इस बात का? हया जहांगीर की तरफ तजस्सुस से देखते हुए कहती है, मतलब तो वाकई मेरे अब सारे तुम ही से हैं, इसलिए अब जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कहकर जहांगीर एक ज़ोरदार आवाज़ लगाता है, बिनिश। हया इसकी बात पर दरवाजे की तरफ देखने लग जाती है। बिनिश दौड़ते हुए अंदर आती है और आकर खड़ी हो जाती है जहांगीर के हुक्म के इंतज़ार में। सिकंदर, इसको लेकर जाओ, मैं इसकी माँ को लेकर आता हूँ। जहांगीर कहता है तो बिनिश जल्दी से बढ़कर सिकंदर को अपनी गोद में उठा लेती है। बिनिश छोड़ दो सिकंदर को, वापस नीचे उतारो इसे। हया बिनिश की तरफ लपक कर कहती है। बिनिश सिकंदर को नहीं उतारती है और इसे अपने साथ लेकर बाहर ले जाती है। बिनिश हया पीछे से गुस्से में चीख रही होती है कि जहांगीर हया के पास आता है और इसे कमर से पकड़कर इसकी पुष्ट से अपने सीधे गर्दन से बाल हटाता है और वहाँ पर अपने लब रख देता है। मैंने कहा था जब कोई चीज़ मेरी दस्तरस में आ जाए तो मेरी इजाज़त के बगैर वो दोबारा वापस नहीं जा सकती है, और तुम तो मेरी मोहब्बत हो। तुम्हें एक बार आज़ाद कर दिया था, बार बार आज़ाद नहीं कर सकता हूँ मैं। जहांगीर कहते हुए हया की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए इसकी खुशबू को खुद में बसा रहा था। या इसकी हरकत में तैश में आ गई थी और जहांगीर से अपने आप को छुड़ाकर इसकी तरफ मुँह करती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ जहांगीर के मुँह पर दे मारती है। ये भूल है आपकी कि मैं आपकी कभी भी हो सकती हूँ। एक बार गलती की थी मैंने, अब दोबारा गलती नहीं दोहराऊंगी, और मुझे मेरा बच्चा वापस कर दें जहांगीर। हया उंगली उठाकर गुस्से में कहती है, हमारा बच्चा? वो हया, जब तक वो मेरे पास रहेगा तब तक तुम भी मुझसे दूर जाने का नहीं सोचोगी। जहांगीर अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए कहता है, चलो मेरे साथ, वरना मैं सिकंदर को ले जाऊँगा अपने साथ। जहांगीर हया की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, आप मेरे बच्चे को इस्तेमाल करेंगे इन सब कामों में? आपको शर्म नहीं आएगी? मैंने कहा था ना, सिकंदर को वापस बुलाएं यहाँ और आप जाएं यहाँ से। आपकी शक्ल देख देख कर मुझे आपसे नफरत मज़ीद होती जा रही है। हया जहांगीर के सीने पर अपने दोनों हाथों से धक्का देते हुए कहती है, सिकंदर वापस नहीं आएगा, तुम्हें साथ चलना होगा हमारे। आप बच्चे को इस्तेमाल करेंगे मुझे वापस जाने के लिए? हया जहांगीर को गुस्से में घूरते हुए कहती है, ज़रूरत पड़ने पर करूँगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, और हमारे बच्चे का सहारा लेकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। जहांगीर सीरियस फेस के साथ कहता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आगे 10 मिनट के लिए अगर तुम ना आई तो सिकंदर और मैं वापस अपनी असल जगह पर चले जाएंगे। जहांगीर हया को धमकी देते हुए लंबे लंबे डग भरते हुए कमरे से बाहर चले जाता है। हया इसकी बात पर सोचने लग जाती है। सामने टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर ज़ोरदार से ज़मीन पर फेंक मारती है और ख़ुद बालकनी में जा खड़ी होती है। वहाँ खड़ी होकर इसकी नज़रें सीधा नीचे गाड़ी के पास खड़े हुए शुएब और बिनिश पर जाती हैं। बिनिश की गोद में सिकंदर जैसे जहांगीर अपनी बाहों में उठा रहा था। हया सिकंदर को जहांगीर से मिलता खुश देखकर खुश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। जहांगीर के साथ वापस इसकी दुनिया में जाया जाए या फिर अपने रास्तों को अलग कर लिया जाए, जो कि अब हकीकत में था तो नामुमकिन। जहांगीर भी ये 7 साल कोई सुकून से नहीं गुजारे थे उसने। इन दोनों के बगैर जैसे तैसे करके इसने ये वक्त तो काट लिया, लेकिन अब वो मज़ीद अपनी बीवी और बच्चे से जुदाई बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। जहांगीर की नज़रें बालकनी में खड़ी हुई हया पर पड़ती हैं और वो इसे देखकर मुस्कुरा देता है। हया जहांगीर के साथ सिकंदर को खुश देखकर इसके साथ जाने का फ़ैसला कर लेती है। हया एक गहरी सांस लेती है, लेकर अपने कमरे से निकलती है। सीधा नीचे जहांगीर और सिकंदर के पास जा खड़ी होती है और जहांगीर के हाथों से सिकंदर को अपनी गोद में उठाती है और हया जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। जहांगीर इसे गाड़ी में सवार होता देखकर खुश हो जाता है और ख़ुद भी इसके साथ ही पीछे वाली सीट पर जा बैठता है।
हया पूरे रास्ते जहांगीर की तरफ ना देखती है और ना ही इससे कोई बात करती है। जहांगीर ने बात करने की कोशिश की थी लेकिन हया इसे इग्नोर कर रही थी, इसलिए जहांगीर भी अब इससे दोबारा कुछ नहीं पूछता है। रात से अगला दिन शुरू हो जाता है। इन्हें हवेली पहुंचते पहुंचते हया और सिकंदर जहांगीर के साथ इटली पहुंच चुके थे। इटली पहुंचने के बाद हया पूरे रास्ते सोई हुई आई थी और सिकंदर जहांगीर के पास था। कुछ देर का सफ़र तय कर कर दोनों हवेली के बाहर पहुंच चुके थे। हया हवेली के बाहर खड़ी हुई इसी हवेली को देख रही होती है जहां से इनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। हया हवेली की तरफ देखकर लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लग जाती है। जहांगीर की नज़रों पर हया पर ही टिकी हुई थी और इसके चेहरे की खूबसूरती अच्छे से जानता था, पर दोनों की खूबसूरती को गायब सिकंदर की उछल कूद कर रही थी और इसके मुंह के एक्सप्रेशन जो इतनी बड़ी हवेली देख के आ रहे थे और जा रहे थे। हया सिकंदर को देखकर अपनी परेशानी भूल जाती है और मुस्कुरा देती है। जहांगीर भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा देता है। सिकंदर हया का और जहांगीर के हाथ पकड़कर इसे हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था। तीनों जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं सबके कदम रुक जाते हैं। तीनों अपना सीधा कदम अंदर हवेली में रखते ही के लेजल पटाखे के साथ हंसते हुए हया और सिकंदर का वेलकम करती हैं। वेलकम बैक हया एंड माय क्यूट लिटिल बेबी। सिकंदर लेजल घुटनों के बल बैठकर सिकंदर की गाल पर किस करते हुए कहती है। जहांगीर भी लेजल को सिकंदर को किस करता देखकर खुश हो जाता है, पर हया जहांगीर को गुस्से से भरी हुई नज़रों से देखते हुए गुस्से में पागल हो रही थी। हाउ आर यू हया? लेजल खड़े होकर हया की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है, पर हया इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाती है। अपनी आंखों को बंद किए हया गुस्से में एक लंबी गहरी सांस लेती है और लेजर को गुस्से में घूर कर एक नज़र देखती है और फिर जहांगीर को देखते हुए जहांगीर के हाथ से सिकंदर का हाथ छुड़वाती है और सिकंदर को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। हया सिकंदर को उसी कमरे में लेकर आई थी जहाँ वो पहले रहती थी। कमरे में आते ही इसके कदम रुक जाते हैं। हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। सिकंदर हया को गुस्से में देखकर समझ नहीं रहा था कि इसे हुआ क्या है। वो हया के चेहरे पर गुस्सा देखकर कुछ बोल ही नहीं रहा था। हया कमरे में आती है और सिकंदर का हाथ पकड़कर इसे बेड पर ले जाती है और जाकर इसे बिठा देती है। हया सिकंदर को पहले शूज़ उतारती है उसके और फिर इसकी जैकेट उतार कर साइड पर बेड पर ही रख देती है और शूज़ साइड टेबल के साइड पर रख देती है। हया शूज़ रखकर जैसे सिकंदर की तरफ देखती है तो हया इसके हैरान चेहरे को देखकर एक आईब्रो उठाकर इसकी तरफ देखने लग जाती है। क्या है? हया गुस्से में कहती है। मामा गुस्से में क्यों हो? सिकंदर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहता है। क्यों डर रहे हो? हया भी इसके सामने खड़ी हुई इसी अंदाज में सवाल करती है। नहीं तो मुझे मामा से कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों से डरा नहीं जाता, इनसे तो प्यार किया जाता है। क्या? हया हैरानगी से इसकी तरफ देखती है। ये सारी बकवास तुम कहाँ से सीख रहे हो? हया गुस्से में सिकंदर की तरफ देखते हुए कहती है। वो पापा ने कहा था कि आप देखने में खड़ूस हैं लेकिन आप दिल की बहुत अच्छी हैं। जहांगीर ने तुम्हें कहा ये सब? हया अपना एक हाथ कमर पर रखकर और दूसरे हाथ से अपने बालों को पीछे की तरफ करती है और मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। जहांगीर आलम में खड़ूस? हया कहते हुए हंस पड़ती है और एक गहरी सांस लेती है। सिकंदर तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आती हूँ। हया सिकंदर की तरफ मुड़कर शहादत की उंगली उठाकर कहती है और इसकी तरफ छोटे छोटे कदम उठाए सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, और अगर तुम इस कमरे से बाहर निकले तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ मेरी जान, हद से ज़्यादा गुस्सा जो तुम्हारे बाप की वजह से है। जब तक मैं इनका सर नहीं फाड़ कर आ जाती तब तक तुम इसी कमरे में रहोगे। ओके मेरी जान? हया सिकंदर के गाल पर किस करते हुए कहती है। तो वो भी हाँ में सर हिला देता है और हया भी गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है और जाते हुए दरवाजे को बंद कर देती है। हया लंबे लंबे ढक भरती हुई सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ जाती है और सामने खड़ी हुई जहांगीर को लेजल के साथ बिल्कुल नॉर्मल हंसी मजाक करते हुए देखकर हया मजीद गुस्से में जहांगीर की तरफ कदम बढ़ाती है। जहांगीर लेजल से बात करता हुआ हया की तरफ देखता है। जहांगीर की नज़रें हया पर देखकर लेजल भी पलट कर हया की तरफ देखती है, जो ब्लैक कलर के सूट बूट में मलबूस गुस्से में लाल मुंह के साथ जहांगीर की तरफ बढ़ रही होती है। हया जहांगीर के पास आते हुए जान सकी और इसकी तरफ देखते हुए जहांगीर की तरफ बढ़ती है और इसका हाथ पकड़कर इसे हवेली से बाहर ले जाती है। लेजल कुछ बोलने वाली होती है पर इसके अल्फाज इसके मुंह में ही दम तोड़ जाते हैं। हया जहांगीर को हवेली के सामने गार्डन में ले जाती है और अपने सामने लिए इसका हाथ छोड़कर अपना एक हाथ जेब में डाले हुए और दूसरे हाथ से अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हया अपने बालों में हाथ फेर दिया और दूसरी तरफ मुंह करके दरवाजे पर खड़ी हुई लेजल की तरफ देखती है जो इन्हें ही देख रही थी।
हया का गुस्सा कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। जब आपकी पहली महबूबा मौजूद है यहाँ पर तो हमें यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। हया जहांगीर की तरफ देखते हुए इसकी तरफ इशारा लेज़ल ही की तरफ था। जहांगीर हया को लेज़ल की वजह से गुस्से में देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वो तो मेरे पास थी पर तुम नहीं थी ना। इस हवेली की मालकिन ज़िंदा होते हुए इस हवेली में ना हो अच्छा थोड़ी लगता है। बस इसलिए तुम्हें वापस लेकर आया हूँ। इस हवेली की मालकिन हया इसकी बात को दोहराती है। हाँ, इस हवेली की मालकिन, जहांगीर हया के करीब आते हुए कहता है। हया इसे अपनी तरफ आता देखकर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर कर देती है। मैं इस हवेली की मालकिन नहीं हूँ, शायद असल मालकिन वहाँ इस हवेली के दरवाजे पर इसकी चौकीदारी कर रही है। हया का लहजा काफ़ी हद तक तल्ख था पर जहांगीर को इसकी बात पर प्यार आ रहा था और वो इसकी गुस्से की वजह सबसे अच्छे से जानता था। पर जहांगीर इसके गुस्से को कम नहीं कर रहा था बल्कि मज़ीद इसमें इजाफा कर रहा था मुस्कुराते हुए। वो नहीं है तुम हो। मैंने ये हवेली तुम्हारे नाम से ख़रीदी थी। हमारे फर्स्ट बेबी की पैदाइश पर मैं तुम्हें यह हवेली गिफ्ट करने वाला था। आधी हवेली। हया इसकी बात काट कर खुद ही बीच में बोल पड़ती है। आधी हवेली और आधी फिर मैं हमारे दूसरे बेबी की पैदाइश पर देने वाला था। इस बकवास का मतलब तफसील से बयान करेंगे। हया गुस्से में कहती है, इस बकवास की तफसील इतनी है कि बस मैं एक साथ तुम्हें पूरी हवेली नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा इटली का डेविल होना डॉन होने से तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और हर मुझसे लड़ाई में तुम मुझे ही इस हवेली के बाहर निकाल खड़ा करोगी। इसलिए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए मैंने आधी हवेली तुम्हारे नाम कर दी थी और बाकी की आधी हवेली मैं हमारे दूसरे बेबी के आने के बाद दे दूँगा। फिर ये इटालियन डेविल की हवेली इसकी वाइफ की हो जाएगी और फिर तुम्हें यहाँ से कहीं वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहांगीर हया की तरफ दोबारा से छोटे छोटे कदम उठाते हुए कहता है। हया इसकी बात पर ज़ोर से आंखें बंद करके खोलती है। मुझे आपकी इस फजूल हवेली की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा छोटा सा घर ही बहुत है जिसमें मैं और मेरा बेटा हंसी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। आपकी बार हया जहांगीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कह ही रही थी। एक कदम इसकी जानिब बढ़ा ही रही थी लेकिन नज़रें इसकी लेज़ल पर थी। आपको हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है इसकी फ़िक्र करें। मुझे और मेरे बेटे को आपके ऐशो आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। हया आपकी जहांगीर की बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है और इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे पास तुम हो और हमेशा मेरे पास तुम ही रहोगी। चाहे हया तुम मुझसे जितनी मर्जी नफरत करने का दावत कर लो। मैं जानता हूँ कि तुम पिछले 7 साल में मुझे नहीं भूली हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें एक पल के लिए नहीं भूला था। हया प्यार से कहता है तो हया इसकी बात पर हंस पड़ती है। जहांगीर इसे हंसा हुआ देखकर हैरान नहीं होता, बस अपना सर झुका लेता है। मैं भी पिछले 7 सालों में जो भी हुआ वो नहीं भूली हूँ। हर एक दिन मुझे अच्छे से याद है। इसलिए ही मैं आपसे कह रही हूँ, मुझसे दूर रहें और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। ज़रूरत नहीं है आपकी हमें, और जिसे ज़रूरत है इसके साथ हमदर्दी करें। जब हया तल्ख लहजे में कहकर जहांगीर को गुस्से में घूरते हुए वापस अंदर हवेली की तरफ जाने लगती है पर रुक जाती है। वो इससे कुछ पूछना चाहती थी पर जहांगीर को देखकर एक लंबी गहरी सांस लेती है और अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है तो लेज़र हया को देखकर इससे बात करने की कोशिश करती है। हया लेज़र को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ बढ़ रही थी कि लेज़र हया को जाता देखकर इसके पीछे से आवाज़ लगाती है। लेज़र की आवाज़ पर हया रुक जाती है। हया रुकती है और तल्ख नज़रों से लेज़र की तरफ मुड़ती है और अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए लेज़र की तरफ खामोशी से देखने लग जाती है। लेज़र हया को कोल्ड नज़रों से देखती है और एक लंबी गहरी सांस लेती है और इसके पास आती है और इसके सामने आ खड़ी होती है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट हिम। लेज़र की बात मुकम्मल होने से पहले ही हया तल्ख लहजे में कहती है, व्हाट। हया का लहजा काफ़ी हद तक सख्त था। आंखों में नफरत, चेहरे पर गुस्सा, हाथों की मुठ्ठियां भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। हया तुम जहांगीर पर ऐसे ही बहुत गुस्सा कर रही हो। अगर असल वजह जान जाओगी तो ये गुस्सा और नफरत तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी। लेज़र हया को देखते हुए उर्दू में कहती है तो हया हैरान रह जाती है और इसकी बात पर उर्दू में सुनते हुए, तुम्हें उर्दू आती है तो इंग्लिश में क्यों बात कर रही थी तुम, और उर्दू कब सीखी है तुमने। हया एक ही साथ काफ़ी सवाल पूछ लेती है। लेज़र इसके सवालात पर मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखती है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक ही है मेरे पास, पर जो जवाब वो है जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसलिए इन सारी बातों को रहने देते हैं और जो मैं कहना चाहती हूँ तुम वो सुनो। जहाँ से नफरत मत करो हया। लेज़र कह ही रही थी कि अब की बार हया मुस्कुरा देती है। मैं तुम्हारे जहान से नफरत नहीं करती हूँ लेज़र डियर, मुझे गुस्से में मेरे शोहर पर है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें हमारे दरमियान कुछ भी बोलने की कोई भी बात ज़रूरत है। एक बार पहले भी तुमने कुछ कहने की कोशिश की थी और इसका अंजाम यकीनन तुम अब तक नहीं भूली होगी। इसलिए ही कहती हूँ, अपनी इज़्ज़त अपने हाथों में है। मुझसे मत उलझो और मुझे कुछ मत बोलो। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी।
Stay away from me and my son. I don't care about you and your Jahan. I really don't care about him. So do whatever you want to do. It's none of my business, okay? या गुस्से में कह रही थी कि पीछे से जहांगीर भी अंदर आ जाता है, ऊपर से सिकंदर भी। हया जहांगीर को देखते हुए ऊपर जाने के लिए पलटती है तो सिकंदर को देखकर इसके कदम रुक जाते हैं। सिकंदर की नज़र लेज़र पर तो कभी हया पर होती है। सिकंदर, यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा था ना कमरे से बाहर मत निकलना, मैं आ रही हूँ वापस। हया सिकंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है। जहांगीर भी लेज़र को अपने कमरे में जाने का इशारा कर देता है और ख़ुद भी हया और सिकंदर की तरफ बढ़ने लगता है। मामा आप आ ही नहीं रही थी, मुझे भूख लग रही थी, सिकंदर मासूमाना अंदाज में कहता है तो हया को याद आता है कि इसने काफ़ी देर पहले कुछ खाया था। सॉरी मेरी जान, मैं भूल गई थी, आप कमरे में चलो, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। हया सिकंदर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहती हैं। सिकंदर के जवाब देने से पहले ही जहांगीर सिकंदर के पास आता है और इसे अपनी बाहों में उठाकर वापस नीचे की तरफ ले जाता है। जाते जाते वो हया का हाथ भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था कि हया ना तो सिकंदर के सामने इस पर गुस्सा करेगी और ना ही इससे अपना हाथ छुड़वाएगी। जहांगीर दोनों को ड्रेसिंग टेबल की तरफ ले जाता है और सिकंदर को अपनी कुर्सी पर बैठाता है और हया को बैठने का कहता है, पर वो नहीं बैठती और जहांगीर को देखती रहती है। बैठ जाओ हया, तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया, आज मैं अपनी बीवी और अपने बेटे के लिए खाना बनाऊंगा। खाना खाकर फिर हम तीनों अपने कमरे में वापस चलते हैं आराम करने के लिए। जहांगीर हंसते हुए सिकंदर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है, आपके हाथ का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैंने हया कहकर जैसे ही सिकंदर की तरफ मुतवज्जो होती है, इसके पेट से भूख की आवाज़ें आने लग जाती हैं। मामा आपको भूख लगी हुई है, आपका पेट बोल रहा है, सिकंदर हंसते हुए कहता है। चुप। हया सिकंदर के माथे पर बिल्कुल हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ खाना बनाकर और ऊपर जल्दी से आ जाना, और मेरी जान सिर्फ आप ही आना। अगर आप अपने साथ किसी को लाए, मसलन अपने बाप को, तो मैं दोनों ही को कमरे से बाहर निकाल दूँगी। गुजारना दोनों रात कमरे से बाहर। फिर हया सिकंदर के सिल्के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है और एक बार फिर जहांगीर को घूर कर देखती हैं और अपना कोट उतारते हुए कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। पीछे से दोनों बाप बेटा हया की तरफ देखते हुए फिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। तुम्हारी माँ का गुस्सा मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए एक मशवरा है मेरी जान, इसके सामने कभी मत चिल्लाना तुम। जहांगीर सिकंदर को गोद में उठाकर किचन में ले जाता है और शेल्फ पर साइड पर इसे बिठा देता है। अपना कोट उतार कर पीछे वाली पेज में बनी हुई शेल्फ पर रख देता है और अपने हाथों की स्लीव्स को कोहनियों तक फोल्ड करते हुए सिकंदर अपने हाथों को स्टिक में धोकर फ्रिज से चिकन निकालकर वापस सिकंदर के पास शेल्फ पर आ जाता है। सिकंदर का मुंह खुला रह जाता है अपने बाप को देखकर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? जैकेट सिकंदर को अपनी तरफ देखते हुए पूछता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, आप कितने हैंडसम हो पापा, मैंने भी बड़े होकर आप जैसा बनना है। एक हैंडसम लड़का और मामा को सबसे प्रोटेक्ट करना है, और ख़ास तौर पर इन गंदे अंकल से। सिकंदर अफसरदा सा मुंह बनाकर कहता है तो जहांगीर की सारी तवज्जो इसकी तरफ चली जाती है। कौन गंदे अंकल? जहांगीर चाकू की नोक गोश्त के बीचों बीच में रखते हुए संजीदगी से पूछता है। वही पाकिस्तान वाले जो मामा को बार बार शादी करने का कहते हैं। वो मामा के काम वाली जगह पर भी कभी कभी आते हैं, पर जब आते हैं मामा को गुस्सा दिलाकर चले जाते हैं, और वो मुझे भी अपना बेटा कहते हैं। सिकंदर शेल्फ पर पड़ी हुई फ्रूट की टोकरी में से अंगूर खाते हुए जहांगीर को बता रहा था। आह, तो वो गंदे अंकल तुम्हारे मामा से शादी करना चाहते हैं, तंग करते थे इन्हें। जहांगीर चाकू गोश्त में से निकालकर दोबारा ज़ोर से इसमें मारता है। तो बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए जो तुम्हारी मामा को परेशान करने आते हैं? मार दिया जाए, सिकंदर फ़ौरन से ही जवाब देता है। हर इंसान को मार दिया जाए जो मेरी मामा को परेशान कर देता है। सिकंदर ऐसी नादानी में कह देता है, लेकिन जहांगीर ने इसकी बात मान लेने का इरादा कर लिया था। ज़रूर, ऐसे इंसान को छोड़ा नहीं जा सकता जो तुम्हारी माँ और मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत करे। जहांगीर शैतानी मुस्कुराहट एक बार फिर देते हुए कहता है और सिकंदर के गाल खींचते हुए दोबारा खाना बनाने लग जाता है। हया कमरे में फ्रेश होकर गीले बालों को ड्राई कर रही थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जहांगीर ने रूम में दोबारा से एक खूबसूरत सा ड्रेसिंग रूम भी बनवा लिया था, जिसमें हया और सिकंदर के कपड़े भरे हुए थे और जहांगीर के भी कपड़े थे, लेकिन अब वो सारे ब्लैक नहीं थे और इनमें काफ़ी सारे कलरफुल कपड़े मौजूद थे। हया अपने बालों को ड्राई करके एक खिड़की के पास जा खड़ी होती है और एक बार फिर रात का वो खूबसूरत समंदर देखते हुए इस हवेली के साथ, इस कमरे के साथ जुड़ी हुई सारी पुरानी यादें ताज़ा करने लग जाती है और इन्हीं याद करते हुए पल भर के लिए मुस्कुरा देती है। फिर जल्दी ही खुद को कंपोज किए हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब इसे इन्हीं यादों के साथ वो सारे बुरे पल भी याद करने लग जाते हैं।
मामा, सिकंदर की खिलखिलाती हुई आवाज़ पर हया अपनी आंखें खोलती है और सिकंदर को देखकर इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा जाती है। सिकंदर दरवाजे को खोलकर दौड़ते हुए आता है और आकर सीधा हया के गले से लग जाता है। मामा, पापा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और मुझे अपने हाथों से खिलाया था, बिल्कुल आपकी तरह प्यार से। सिकंदर खुशी से भरपूर लहजे में कहता है तो हया भी इसकी तरफ देखकर अपनी सारी टेंशनों को दूर करती है। बिल्कुल सच कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है और हर तंगी के बाद आसानी लाजमी होती है। इन सब बातों का सबूत मेरा बेटा है और इसके चेहरे की यह मुस्कुराहट जो मेरे दिल को सुकून देती है, हर परेशानी को दूर करती है। और यह हया सिकंदर को एक बार फिर से अपने गले से लगाते हुए खुद से कहने लगती है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब शाबाश, थोड़ी देर कमरे में वॉक करो और अपना खाना हजम करो, फिर शॉवर लेकर आओ और मामा की जान आज दोनों एक ही रूम में सोएंगे। पापा भी हमारे साथ सोएंगे? सिकंदर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मेरी जान, यहाँ पर सिर्फ आप और मैं सोएंगे। आपके पापा को कमरे में वापस आने की इजाज़त नहीं है, वो बाहर ही सोएंगे। चाहे तो इस चुपकिली के साथ सो जाए मेरी बला से, हया खुद से कहती है। वैसे तुम्हारा बाप है कहाँ? हया सिकंदर के बालों को माथे से हटाते हुए कहती है। पापा वो दो आंटियों के और एक अंकल के साथ हैं। सिकंदर मासूमाना अंदाज में कहता है तो हया खिड़की से बाहर देखकर एक गहरी सांस लेती है। चलो शाबाश, जाओ अब तुम, हो गया ना तुम्हारा खाना हजम, जल्दी से शॉवर लेकर आओ, मामा को नींद आ रही है, सुकून की शदीद ज़रूरत है मुझे। हया सिकंदर को बात की तरफ भगाते हुए कहती है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन जहांगीर आलम दी टैलेंट डेवल बनना नहीं छोड़ेंगे। सिकंदर शॉवर लेकर आ जाता है। हया इसके बालों को ड्रायर से खुश्क करती है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। हया दरवाजे को नॉर्मल ही बंद करती है, कुंडी लगाना भूल जाती है और सिकंदर के साथ सुकून से बेड पर जाकर सो जाती है। हया और सिकंदर गहरी नींद में सोए हुए थे कि जहांगीर कमरे में आता है। हया ने खिड़कियों को बंद किया हुआ था और सारे पर्दे डाले हुए थे, जिसकी वजह से कमरे में काफ़ी अंधेरा था। जहांगीर छोटे छोटे कदम उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता है और अपने लिए ट्राउज़र शर्ट लिए वॉशरूम में घुस जाता है। शॉवर लेकर कपड़े चेंज करके वो गीले बालों में टॉवल मारते हुए हया की तरफ बढ़ने लगता है और अपना टॉवल वहीं सोफे पर फेंक कर हया की साइड पर जाकर खड़ा होता है और इसके बालों को इसके तकिए से हटाकर खुद इस जगह पर लेट जाता है। सिकंदर हया की बाजू पर सर रखे हुए सोया पड़ा था, लेकिन जहांगीर को मज़ा नहीं आ रहा था। वो उठकर सिकंदर की तरफ आता है और सिकंदर को थोड़ा साइड पर करके खुद बीच में आकर लेट जाता है। सिकंदर का मुंह दूसरी तरफ किए हुए और हया की तरफ मुंह करके लेट जाता है। हया का सर अपने सीने पर लगाए हुए वो इससे का चेहरा तकने लगता है। वो जानता था हया जब उठेगी और जहांगीर के सीने पर सर रखे हुए खुद को देखेगी तो वो इसका हशर नशर कर देगी, लेकिन जहांगीर इन सबको इग्नोर किए हुए हया को अपनी बाहों में सोता हुआ देखकर सुकून की सांसें ले रहा था। जहांगीर हया के माथे पर अपने लब रखकर अपनी खुशी को दुगना करना चाहता था और वो ये करने में कामयाब भी हो गया था। जहांगीर एक नज़र सिकंदर की तरफ देखता है और फिर हया के लबों पर झुककर अपने दिल को सुकून देता है। जहांगीर अपनी आंखें बंद किए हुए सुकून से हया के लबों पर झुका हुआ था कि सिकंदर की अंगड़ाई पर इसकी कमर पर होने वाली लात ने जहांगीर का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया था। जहांगीर छट से अपनी आंखें खोलकर गर्दन मोड़कर सिकंदर की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेता है। दोनों माँ बेटा एक जैसे हैं। वो होश में मुझे रोमांस नहीं करने देता है और बेटा नींद में। हाय मेरे रब, मेरी किस्मत, जहांगीर कहते हुए सीधा होकर लेटता है और सिकंदर को भी अपने सीने से लगाए हुए सो जाता है। दिन ख़त्म हो चुका था। हया और सिकंदर की नींद अब खुलने लग गई थी। जहांगीर इनके उठने से पहले उठकर दोबारा कमरे से बाहर चला जाता है। हया उठ जाती है और सिकंदर को देखती है जो अभी भी सो रहा होता है। फिर टाइम देखकर हया जल्दी से वॉशरूम में जाती है और मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाती है। एक नज़र सिकंदर पर डालकर हया कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधा किचन में जाती है और कुछ खाने के लिए ढूंढती है। इसे कुछ और तो नहीं मिलता, जहांगीर की बनाई हुई इटालियन डिश मिलती है जो इसने सिकंदर को बनाकर खिलाई थी। या इसे फ्रिज से निकालती है और प्लेट में डालकर ओवन में गर्म करके एक ट्रे में चम्मच पानी और खाने की प्लेट रखकर दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो इसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी आदमी की थी। या जल्दी से खाने की ट्रे टेबल पर रख देती है और इसकी आवाज़ सुनते हुए हवेली के पिछली जानिब बढ़ने लगती है। हवेली के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा सा कमरा था जो सफ़ेद रंग में मलबूस था। वहाँ की हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी सिवाय ज़मीन के जो खून से भीग रही थी। या इस कमरे की तरफ बढ़ती है और जाकर इसका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर का वही पहले वाला मंजर देखकर वो दंग रह जाती है। हर चीज़ पहले जैसी थी। एक आदमी ज़मीन पर बैठा हुआ अपनी जान की भीख मांग रहा था। जहांगीर कुर्सी पे बैठा हुआ अपनी जान की भीख मांग रहा था। जहांगीर कुर्सी पे बैठा हुआ था। सिर्फ एक इंसान का इजाफा हुआ था और वो थी लेज़र, जो अब जहांगीर के साथ ऐसे कामों में इसकी साथी थी। बिनिश और शुएब भी साइड पर खड़े हुए थे, मुस्कुराते हुए इस मंजर को एंजॉय कर रहे थे। हया जहांगीर की तरफ देखती है और गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचकर अपने कदम अंदर बढ़ाने की बजाय वापस बाहर चली जाती है और जाते जाते दरवाजे को ज़ोर से बंद करके जाती है। हया की नज़र ज़मीन पर बैठे हुए खून में लथपथ शख्स पर नहीं पड़ी थी। अगर पड़ जाती तो शायद इसे इतना गुस्सा ना आता।
जहांगीर हया को गुस्से में ज़्यादा देखकर इसके पीछे पैर भाग कर जाता है और हया हवेली में पहुंचकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जहांगीर इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचता है। हया दूसरी सीढ़ी से जहांगीर की तरफ मुड़ती है और हया के दोनों हाथ जहांगीर के कंधे पर होते हैं और नजरें एक दूसरे से टकराई होती हैं। हया और जहांगीर कुछ पलों के लिए ऐसे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर हया जल्दी से खुद को कंपोज किए जहांगीर से दूर होने की कोशिश करती है, पर अपना बैलेंस नहीं बना पाती, गिरने लगती है। तो जहांगीर इसे गिरने से बचाने के लिए सीधा अपनी बाहों में उठाकर अपनी स्टडी रूम में ले जाता है। हया को सोफे पर फेंक कर खुद जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे को अंदर से लॉक करके सामने हया के सामने जा खड़ा होता है। जहांगीर, ये क्या बदतमीज़ी है? हया गुस्से में सोफे से खड़े होते हुए कहती है। बदतमीज़ी नहीं है ये हया, तुम हर बार कैसे इस जगह पर पहुंच जाती हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था। जहांगीर हवेली के पिछले वाले कमरे की बात कर रहा था। मुझे भी नहीं पता इस बात का जवाब, लेकिन शायद अल्लाह ताला मुझे तुम्हारी असलियत बार बार दिखाना चाहते हैं, इसलिए हर बार मुझे इस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। यह दो टोक लहजे में जवाब देती है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। या मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, जैसे तुम्हें लग रहा है वैसा अब कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा काम वैसा ही है, लेकिन क्या लोगों को मारने का काम ये भी कोई होता है? क्या अब तक आप ये ही करते हुए आए हैं? या कहते हुए एक एक पल के लिए खामोश हो गई थी और जहांगीर की तरफ देखने लग जाती हैं। मतलब वाकई में आपने ये सब नहीं छोड़ा था? हया अफसुर्दगी से कहती है और मुड़कर जहांगीर की तरफ से नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखती है और एक लंबी गहरी सांस लेने लग जाती है। हया जहांगीर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ता है और इसे गुस्से में धक्का देकर स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। जहांगीर इसे आवाज़ देता रहता है, पर वो इसकी आवाज़ को इग्नोर करते हुए दोबारा हॉल में वापस आ जाती हैं। स्टॉप राइट हेयर। किसी की भी बाहर आवाज़ हया और इसके साथ साथ जहांगीर के कदम भी रुक जाते हैं। बिनिश, शुएब और लेज़र भी तीनों दौड़ते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे, आकर हॉल में खड़े हो जाते हैं। हया मुड़कर सोफे वाले एरिया की तरफ देखती है जहाँ एक अच्छी खासी उम्र का आदमी इटालियन कमीशंस के ओहदे पर फाइज सोफे पर टांग रखे हुए कॉफ़ी का कप मुंह से हटाते हुए कहता है। हया तजस्सुस से इसकी तरफ देखने लग जाती है। जब इसे इनकी शक्ल दिखाई नहीं देती और अपने पैर पटकते हुए हया सोफे वाले एरिया में जा खड़ी होती है। हया पहुंचती है कि इतने में ऑफिसर खड़ा हो जाता है। गोरा चिट्टा ऑफिसर, अच्छी खासी उम्र में भी काफ़ी अच्छे और फिट दिखाई देने वाला। हया को देखकर अपनी टोली उतार के सामने टेबल पर रखते हुए इसके साथ साथ अपनी गन भी हया की गन को देखकर फिर ऑफिसर की तरफ हैरानगी से देखने लग जाती है। ऑफिसर अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए हया की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। सो यू आर हिज वाइफ राइट? ऑफिसर अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे हुए मुस्कुराते हुए पूछता है। मे बी, आई डोंट नो। हया भी अपने हाथों को कमर के पीछे बांधते हुए इन्हीं के अंदाज में जवाब देती है। अंग्रेज मर गए और सारे गोरे इसी हवेली में छोड़ गए, हया बेजारी से कहती है और कहकर वापस मुड़ने लगती है, पर ऑफिसर की बात पर तक रह जाती है। कह तो तुम सही रही हो। ऑफिसर उर्दू में बात करते हुए तो हया हैरान कुन नज़रों से इनकी तरफ देखने लग जाती है। आपको भी उर्दू आती है? या इनके कुछ कहने का मौका भी नहीं देती और ख़ुद दोबारा गुस्से में कहने लग जाती है। जब आती है उर्दू तो तभी उर्दू में बात करनी चाहिए ना ये हर वक्त अपनी इंग्लिश झाड़नी ज़रूरी होती है क्या? ऑफिसर हया की बात पर हंस पड़ते हैं और हया इनकी तरफ हैरानगी से देखने लग जाती हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? हया इनके मुंह की तरफ देखते हुए कहती है। तो ये है वो जिसने तुम्हें जैसे इंसान को बदल दिया है, वैसे कमाल की है, मुझे इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ऑफिसर जहांगीर की तरफ देखते हुए कहता है तो जहांगीर इसकी बात का फ़ख्रिया सीना चौड़ा हो जाता है। आप क्यों अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं और ये क्या चल रहा है यहाँ? ये हैं कौन और एक पुलिस वाले का आपसे क्या ताल्लुक़ है? कई सारे सवाल कर जाती है। डेविल सर आप इन ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं मिसेस डेविल? बिनिश हया की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है तो सबकी तवज्जो बिनिश पर चली जाती है। अब इसका क्या मतलब है? हया बिनिश की तरफ देखते हुए इसे सवाल करती है। मतलब ये कि आपके जाने के बाद पिछले 5 सालों से आपके डियर हस्बैंड हमारे साथ काम करते हैं। अब की बार हया को जवाब पुलिस ऑफिसर देता है। पिछले 5 सालों से क्या मतलब? और 2 साल तब कहाँ थे और कैसे? और ये आप लोगों के साथ काम करने लगे हैं? उफ, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। एक साथ इतने सारे सवाल। हया ज़मीन पर अपने पैर पटकते हुए गुस्से में कहती है। बाकी 2 साल डेविल कोमा में था। जो गोली तुमने इसे मारी थी इसकी वजह से वो 2 साल कोमा में रहा था। तुम्हारी वजह से इसने तो ये सब छोड़ दिया था, पर हमारे इंसिस्ट करने पर वो मान गया था और पिछले 5 सालों से वो इस मुल्क से अपने जैसे लोगों को ख़त्म करना अपना फ़र्ज़ बना चुका था। जिस तरह तुम अपने फ़र्ज़ के लिए पाकिस्तान से यहाँ आई थी, डेविल जैसे शैतान से शादी की तुमने। अपनी मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता इस शैतान से इसे वापस इंसान बना रही थी और वो इंसान बन भी गया था। बस एक बदले ने
इसे एक बार और शैतान बनने पर मजबूर कर दिया था और तुमने इसके आखिरी बदले को इसकी वादा खिलाफ़ी का नाम दे दिया था और अपनी मोहब्बत को खुद ही मुल्क के फ़र्ज से पहले रखा और इसे ख़त्म कर दिया जो करने तुम यहाँ आई थी। ऑफिसर की बातें सुनकर हया की सांसें तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं और इसे अपनी सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हया खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी और ऑफिसर भी आज इसे सब बताने लग गए, वो सब जो जहांगीर हया आगे बेबस होकर कभी इसे ना बताता और हया इसे शायद हमेशा ही गुनहगार मानती रहती। डेविल भाई को जब होश आया था तब तक पूरे 2 साल गुजर चुके थे। इन्होंने होश में आते ही सबसे पहले आपका नाम लिया था। वो आपके पास जाना चाहते थे पर शुएब भी जहांगीर की तरफ देखते हुए हया को इसका सच बता रहा था। तब मैं आ गया और मैंने इसे अपने लिए माफ़ी के तौर पर इसे मुल्क का हिफाजती बना दिया था। जहांगीर आलम द इटालियन डेविल, वो पहले भी यही था और वो अब भी यही है। बस फ़र्क इतना है कि पहले वो अपने लिए लोगों की जान लेता था, वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए हिफाजत करने के लिए ये सब करता है। जहांगीर हया की तरफ देखते हुए इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है पर ऑफिसर इसे आज मना कर देता है बीच में आने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि ये जिस मुल्क के लोगों की जान अपने मतलब के लिए लिया करते थे, अब वो इस मुल्क के लिए हिफाजती बन गए हैं। मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? हया ऑफिसर की तरफ देखते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है। बिल्कुल, ऑफिसर मुख्तसर सा जवाब देता है। लेकिन कैसे? इन्होंने आपके ऑफिसर पुलिस ऑफिसर की जान भी तो ली थी, इनके बाद ऐसे कैसे मुमकिन है? मुमकिन है जब इंसान ये बात समझ जाए कि जैसे हम हराने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है तो इसको हराया नहीं जाता, इससे हाथ मिला लिया जाता है। जहांगीर आलम हमारे लिए एक ऐसा ही इंसान है जिससे लड़कर हम अपना ही नुकसान करेंगे। हमारे लिए बेहतर इसी में है कि हम इससे लड़ने के बजाय इसकी कमज़ोर पड़ने पर इसे अपनी तरफ कर लें और वो ही हमने किया, क्योंकि ये कमज़ोर कुछ पलों के लिए था, हमेशा के लिए। तुम्हारी दी गई गोली ने तो इसे मौत की घाट उतार दिया था, लेकिन किस्मत ने इसे एक और मौका दिया था और इस मौके को इसने ज़्यादा किया ना ही हम लोगों ने। ऑफिसर की नज़रें जहांगीर की तरफ देखते हुए फ़ख्रिया अंदाज में इसकी बातें कर रहे थे और हया अपनी नज़रें झुकाए हुए अपने हाथों की मुठ्ठियाँ भींच कर खड़ी थी। जहांगीर की नज़रें हया पर ही थी और इसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, पर ऑफिसर की बात मानकर वो इसके पास नहीं जा रहा था। हया अपने आंसू साफ करते हुए अपना सर उठाकर ऑफिसर की आंखों में देखते हुए इससे एक और सवाल करती है, और इस आदमी का क्या जो हवेली के पीछे है, क्या वो भी आपके कहने पर? हया कहते हुए अपने दिल पर हाथ रख लेती है और कहते हुए खामोश हो जाती है। शायद वो इसका जवाब क्या है वो समझ गई थी ऑफिसर की शक्ल देखकर। बिल्कुल, वो आदमी एक ऑफिसर कहते हुए रुक जाता है और जहांगीर की तरफ देखने लग जाता है। दोबारा हया की तरफ देखकर इसकी बात का जवाब देता है। वो आदमी एक रेपिस्ट है, वो एक हाई स्कूल टीचर है। वहाँ पढ़ने वाली जवान लड़कियाँ, ये कह सकते हैं कि छोटी बच्चियों को पढ़ाने के नाम पर गलत टच करता है और इनमें से काफ़ी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर इनका रेप करता है। मामा, रेप क्या होता है? सीढ़ियों पर खड़े हुए सिकंदर हया की तरफ बढ़ता है और इससे पूछता है। हया इसकी आवाज़ पर जल्दी से पलटकर इसकी तरफ देखती है और इसकी जान बढ़ती है। हया से पहले जहांगीर सिकंदर के पास पहुंच जाता है। इसे गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इसकी बात की टालने की कोशिश करता है। सिकंदर जैसे ही हया को देखता है, नींद की हालत में जहांगीर की गोद में ही वो एक बार फिर से हया से पूछता है, मामा रेप क्या होता है? हया एक नज़र जहांगीर की तरफ देखती है और सिकंदर को इसकी गोद से लेने की कोशिश करती है। इसे जहांगीर की गोद से लेकर अपनी गोद में लेती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये बैड वर्ड्स होते हैं बेबी, ऐसे नहीं कहते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ पूछते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, और जब तक आप बड़े नहीं हो जाते इस बारे में दोबारा नहीं पूछोगे, ठीक है? हया सिकंदर को लेकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और प्यार से इसे समझा रही होती है। तो मैंने दोबारा नहीं पूछना है इसके बारे में? सिकंदर मासूमाना अंदाज में पूछता है। आपने दोबारा इस बारे में कुछ नहीं पूछना है, जब वक्त आएगा तो सब खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। जहांगीर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते हुए कहता है। हया भी इसकी तरफ देखकर शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेती है। आप लोग क्यों कह रहे हो? अगर ये बैड वर्ड्स हैं तो आप लोग क्यों कह रहे हो? सिकंदर जहांगीर की तरफ देखते हुए कहता है। फिर से शुरू हो गए तुम? हया सिकंदर का मुंह अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए कहती है। मना किया था ना मैंने इतने सारे सवाल करने से। तुम्हारी न्यू गेम कैंसिल, अब नहीं मिलेगी तुम्हें। मामा, सिकंदर हया की गोद से निकलकर जहांगीर के पास जाता है और इसके गले से लग जाता है। ज़्यादा मासूम सी शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितने सवाल करोगे मैं उतनी ही तुम्हारी गेम कैंसिल करती जाऊंगी, सोच लो। पापा, सिकंदर जहांगीर के गले से लगकर रोतला समूह बनाकर कहता है। हया इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। मैं क्या कर सकता हूँ मेरी जान, तुम्हारी मामा के आगे मेरा बस नहीं चलता है। जहांगीर हया की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तो हया जो मुस्कुरा रही थी जहांगीर को देखने पर जल्दी ही उसको कंपोज कर देती है। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद गेम मंगवा दूंगा। तुम बिनिश आंटी के साथ जाओ, वो तुम्हें सारी न्यू ट्रेंडिंग गेम दिखाएंगी, तुम जो पसंद आती है तुम वो सब ऑर्डर कर दो, चलो जाओ, शाबाश। जहांगीर कहता है तो सिकंदर खुशी से भरपूर बिनिश के पास दौड़ते हुए जाता है और इसका हाथ पकड़कर
इसके साथ चल पड़ता है। हया सिकंदर को हंसते हुए देखकर गहरी सांस लेती है और उठ खड़ी होती है और खुद को कंपोज किए हुए ऑफिसर हया और जहांगीर को देखते हुए इनकी तरफ बढ़ते हैं और अपने हाथ में अपनी पुलिस कैप पकड़ते हुए, उम्मीद करता हूँ मिसेस डेविल कि अब तुम जहांगीर का पूरा सच जान चुकी होगी और इससे कम नफरत करोगी। और ऑफिसर कहते हुए अपने सर पर कैप वापस पहनते हैं। जहांगीर को गुजरे हुए सालों की सज़ा भी नहीं दोगी क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। ये भी तुम्हारी तरह अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा था और कर रहा है। हया ऑफिसर की तरफ देख रही होती है और इनकी तरफ देखते हुए इसकी नज़रें पल के लिए इनसे हटती हैं और सीधा लेजल पर जा रुकती हैं। क्या वो भी जहांगीर का फ़र्ज़ है? हया लेजल की तरफ देखते हुए पूछती है। नहीं, वो जहांगीर की तरह अपना फ़र्ज़ निभा रही थी, इसमें इसका साथ दे रही थी। लेजल अब एक इटालियन पुलिस ऑफिसर है। ऑफिसर इतना ही कहते हैं और कहकर खामोश हो जाते हैं। इटली के अंदर क्राइम ख़त्म करने में भी वो अपना अहम किरदार अदा करते हुए जैसे इसने अब्दुल्ला और अब्दुल खालिद को ख़त्म करवाने में जहांगीर की मदद की थी, बिल्कुल वैसे ही। या इनकी बात पर कंफ्यूज हो जाती है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर पुलिस वाले से मज़ीद सवाल करने वाली ही थी कि पुलिस ऑफिसर पहले इसके इरादे जानकर जहांगीर की तरफ अपना मुंह मोड़ लेता है। बाकी के सवालों के जवाब अपनी बीवी को तुम खुद देना, मैं इस आदमी को लेकर जाता हूँ। ऑफिसर जहांगीर के कंधे पर हाथ रखकर बाहर की तरफ बढ़ने लगता है और इनके पीछे पीछे लेजर और शुएब भी बाहर चले जाते हैं। हया इन्हें ज़्यादा देखकर एक गहरी सांस लेती है और अपना सर झुका लेती है। जहांगीर हया का झुका हुआ सर देखकर इसके सामने खड़ा होता है और इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर प्यार से इसके बालों को इसके चेहरे से हटाता है और बिना कुछ बोले इसके माथे पर अपने लब रख देता है। हया को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो जहांगीर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जो होना था वो हो गया है। हया, यकीन मानो अब मैं सच में बदल गया हूँ। ये सब सिर्फ अपने वादे के लिए कर रहा हूँ और ना तुम्हारे लिए एक आम इंसान बनकर रहने को तैयार था मैं। जहांगीर हया का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है। हया की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। वो इसकी झुकी हुई पलकें देखकर समझ गया था कि वो शर्मिंदा है। सॉरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक किस कर दो, मैं सब भूल जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। जहांगीर हया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहता है तो हया इसकी बात पर हंस पड़ती है और फिर रो देती है। जहांगीर इसे रोता हुआ देखकर अपने सीने से लगा देता है। हया भी इसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बांधे हुए जहांगीर को ज़ोर से गले लगा देती है। सॉरी, हया जहांगीर के सीने में मुँह छुपाए हुए कहती है। सॉरी जहांगीर, मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे लगा था कि आप जिंदा होते हुए भी हमें भूल गए हैं, इसलिए मैं आपसे इतनी बदतमीज़ी की थी। प्यार होते हुए कहती है तो जहांगीर की आंखें भी नम होने लगती हैं। मैंने जानकर गोली नहीं चलाई थी, आप वो उस रात खुद ही चल गई थी। आपको मारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। जहांगीर, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मेरी वजह से आपने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हया रोते हुए कहती है तो जहांगीर इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए इसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहता है। तुम्हें हर गलती माफ़ है हया। मैंने कहा था ना कि अगर मैं कभी मरूंगा भी तो तुम्हारे हाथों से ही मुझे मौत आए, पर शायद ऊपर वाले ने हमारे साथ हमेशा के लिए लिखा हुआ था, इसलिए मैं कभी मरा ही नहीं, ना तुम्हारे आने से पहले और ना ही तुम्हारे आने के बाद। तुम्हारे हाथों से मरना कबूल है मुझे, लेकिन इस तरह तुम्हें रोते हुए देखना कबूल नहीं है मुझे। मत रोना मेरी जान, प्लीज़ हया, ये जुल्म मत किया करो मुझ पर। जहांगीर हया के आंसू को साफ करते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहता है तो हया जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर देती है। चलो जल्दी किस करो मुझे और बात खत्म करो। जहांगीर हया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है तो हया भी इसकी बात पर हंस पड़ती है और जहांगीर के सर पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर कर देती है और सिसकियाँ लेते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी होती है और पानी का आधा गिलास भरकर पीने लग जाती है। हया, जहांगीर गुस्से में इसका नाम पुकारता है, और इतने सालों बाद बदल भी तो सकते हैं, अभी भी तुम वैसी ही हो। जहांगीर गुस्से में कहता है और हया की तरफ आने की बजाय ऊपर के कमरे में चला जाता है। हया इसके जाने पर पहले हंस पड़ती है, फिर अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है और गहरी सांस लेते हुए सोचने लग जाती है। जहांगीर और हया के दरमियान की सारा गलतफहमियां तो दूर हो गई थी, लेकिन कुछ अभी भी था जो हया को खटक रहा था। अचानक से एक पुलिस वाले का जहांगीर के साथ मिल जाना, जहांगीर से अच्छे ताल्लुकात बनाना और इससे हाथ मिलाकर इसी के हाथों मुल्क के फ़र्ज़ का नाम देकर अब भी वही सब करवाना, ये सब हया की समझ से बाहर था। वहाँ हर कोई जहांगीर के इस फैसले के साथ सहमत था। जहांगीर खुद भी इत्मीनान में था, लेकिन हया को ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। हया ड्रेसिंग टेबल पर ही अपना सर अपने हाथों में पकड़े हुए सोच में डूबी हुई थी। इतने में सिकंदर हया के पास दौड़ता हुआ आता है। मामा, अगर हया के पास खड़ा हो जाता है। मामा, पापा कहाँ हैं? सिकंदर इधर उधर देखते हुए कहता है। क्यों भाई, मामा के होते हुए अब तुम्हें पापा चाहिए? बड़े ही कोई तुम लालची बच्चे हो।
हया की बात पर सिकंदर हंस पड़ता है और इसे देखकर हया भी। चलो पापा ऊपर हैं, चलो आ जाओ ऊपर चलते हैं। हया सिकंदर का हाथ पकड़कर दोनों ऊपर कमरे की जानिब बढ़ने लगते हैं। सिकंदर जहांगीर को देखकर फौरन हया के हाथ छुड़ाकर जहांगीर के पास दौड़ता हुआ जाता है। पापा। सिकंदर जहांगीर की गोद में जा बैठता है और सोफे पर बैठते हुए लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ होता है। जहांगीर सिकंदर और हया को अंदर आता देखकर जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। हया को इसका ये रवैया काफ़ी बदला और अजीब सा लगता है, पर वो फिर भी इसे कुछ नहीं कहती और ना ही कुछ महसूस करवाती है। चुपचाप खामोशी से जाती है और जहांगीर के सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। जहांगीर की नज़रें हया पर ही थी, कभी वो सिकंदर को देखता तो कभी हया को। इसे मनाने आई, पर वो सिकंदर के साथ अंदर आती है तो जहांगीर के अरमानों पर पानी फिर जाता है। हया की नज़रें इसी लैपटॉप पर होती हैं। वो देखना चाहती थी कि जहांगीर क्या करने का सोच रहा है, पर इस वक्त वो इससे कुछ भी पूछने की सिचुएशन में नहीं थी। सिकंदर और जहांगीर बातों में लगे हुए। हया लैपटॉप से नज़रें हटाकर जहांगीर और सिकंदर को देख रही थी और इनकी बेतुकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। हया बज़ाहिर तो काफ़ी सुकून में थी, लेकिन अंदर से वो एक कश्मकश में मुब्तला थी जिसके बारे में ना वो बता सकती थी और ना ही किसी से कुछ पूछ सकती थी। सिकंदर और जहांगीर दोनों बातें करते करते थक जाते हैं। सिकंदर एक बार फिर जहांगीर की गोद में ही सो जाता है। जब भी अपनी आंखें बंद किए हुए सोफे की पुष्ट से टेक लगाए हुए बैठी हुई थी। जहांगीर हया को देखता है और फिर अपनी गोद में सिकंदर को सुकून से गहरी नींद में सोता हुआ देखता है। पहले सिकंदर को ले जाकर बेड पर लेटा देता है और फिर हया के पास आता है, इसका हाथ पकड़कर इसे उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। सिर्फ कमरे से ही नहीं, वो हया का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ हवेली से बाहर लेकर जा रहा था। जाते जाते वो बिनिश को सिकंदर के पास जाने का मैसेज कर देता है तो बिनिश जल्दी से जहांगीर के कमरे में सिकंदर के पास चली जाती है। हम कहाँ जा रहे हैं? हया गाड़ी के पास पहुंचकर इससे सवाल करती है। सिकंदर अंदर अकेला सो रहा है, हम ऐसे कैसे कहीं भी जा सकते हैं? हया गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर इससे कहती है। सिकंदर के पास बिनिश है, तुम चलो मेरे साथ। जहांगीर इंसिस्ट करते हुए हया को गाड़ी में बिठा देता है और खुद गाड़ी चलाते हुए हवेली से बाहर निकल जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गाड़ी की लाइट से ही कुछ नज़र आ रहा था, वरना हर तरफ अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ। रात का ये मंजर काफ़ी डरावनी नज़र आ रहा था। जहांगीर एक सुनसान इलाके में गाड़ी जाकर रोक देता है और फिर हया की तरफ आकर इसकी तरफ से दरवाज़ा खोलता है। जहांगीर हया का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ लेकर मोबाइल की रोशनी से रोशनी किए हुए चल पड़ता है। जहांगीर, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे इतनी रात को? कितना अंधेरा है यहाँ पर तो, हर तरफ मुझे डर लग रहा है। हया अपनी चारों तरफ देखते हुए डरे हुए अंदाज में कहती है। हया, मत डरो, मैं हूँ ना, जहाँ लेकर जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, चलो तो सही तुम। जहांगीर हया का हाथ मजबूती से पकड़कर इसे अपने साथ लेकर जा रहा था। उफ़ो जहांगीर, हम कल भी तो आ सकते थे ना, कौन सा आज की रात हमारी एक साथ आखिरी रात है? हया जहांगीर का हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहती है तो जहांगीर भी इसकी बात पर पल भर के लिए रुक जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद करके खोलता है और हया की तरफ देखने लग जाता है। बिल्कुल, ये हमारी आखिरी रात तो नहीं है, लेकिन वक्त और ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब ऊपर वाला वापस ले ले। इससे जब जो करने को मिले वो कर लो बस, बिना कुछ और सोचे समझे। जहांगीर हया की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। हया इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, जो इसने ऐसे ही कह दी थी। जहांगीर कहकर हया का हाथ पकड़े हुए कुछ कदम और चलता है और एक छोटी सी पहाड़ी ना ज़्यादा बड़ी और ना ही छोटी, वहाँ पर पहुँचते हैं। जहांगीर हया का हाथ छोड़कर एक जगह खड़ा किए हुए अकेले आगे बढ़ता है और एक छोटा सा लकड़ी का घर वहाँ से लाइट्स ऑन कर देता है। जहांगीर की लाइट्स ऑन करने पर अचानक से काफ़ी सारी रोशनी पर हया अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इतने में जहांगीर इसके सामने आ खड़ा होता है। हया आंखें खोलती हैं तो पहले जहांगीर को, फिर इस जगह के रात के मंजर को देखने लग जाती है। हर तरफ जहांगीर ने रोशनी ही रोशनी कर दी थी। हया जहांगीर को क्रॉस करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो पहाड़ी के किनारे से थोड़ी सी दूर इसकी नज़र पहाड़ी से नीचे बैठे हुए समुद्र पर पड़ती है, जिसे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट याद आती है। जहांगीर हया को देखकर इसके करीब आता है और इसे अपनी बाहों में कैद किए रात का समुंदर का ये खूबसूरत मंजर एंजॉय कर रहा था। तेज़ ठंडी हवाएं, समुद्र की लहरों की आवाज़ें, तारों से भरे हुए आसमान के नीचे हया जहांगीर की बाहों में कैद, दोनों पुरसुकून से वो एक दूसरे का साथ एक बार फिर महसूस कर रहे थे। कैसा लग रहा है ये सब? जहांगीर हया के कंधे पर सर टिकाए हुए कहता है। बहुत खूबसूरत है ये सब तो। आपको ये जगह कैसे मिली? आपको तो ये सब पसंद नहीं था ना, हरियाली वगैरह? तो ये सब क्या है फिर? हया जहांगीर की तरफ मुंह किए हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहती है। पहले नहीं था, पर अब ये सब बहुत पसंद है। तुमने मुझे भी इस कुदरत की खूबसूरती से मोहब्बत करना सिखा दिया था। तुमने मुझ में जो बदला था, मैंने इसे अपनी पसंदीदा बना ली। इसलिए अब ये सब हरियाली, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये समुंदर, ख़ास तौर पर जब ऐसी जगहों पर तुम मेरे साथ हो तो ये सब मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाता है। जहांगीर हया की आंखों में देखते हुए
कहता है तो हया भी इसकी बात पर मुस्कुरा देती है। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ हर रोज़ आता रहा, शायद अब आगे ना आ पाऊँ, तो सोचा आज के दिन हम यहाँ दोनों एक साथ आ जाते हैं। इस बात का क्या मतलब है? आप आज के बाद यहाँ हर रोज़ आ सकते हैं। जब जब मैं आपको घर से निकाल दूँगी तब आप यहाँ आ जाया करना। मुझे भी तो पता होगा ना कि मेरा आपको घर से निकालने के बाद आपने पास कोई एक ठिकाना है जहाँ आप जा सकते हैं। हया की बात पर जहांगीर हंस पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही होगा अगर मैं लौट आया तो। जहांगीर की बात पर हया हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाती है। ऐसे क्यों कह रही हैं? हया धड़कते हुए दिल से जहांगीर की तरफ देखते हुए इससे पूछती है, क्योंकि कल मैं कहीं जा रहा हूँ, एक आखिरी ज़रूरी काम है, इसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। मैं भी बहुत थक गया हूँ इस ज़िंदगी से। अब इसमें सुकून और पहली वाली खुशी नहीं रही। अब मेरा सुकून तुम में और हमारे बेटे में है। मैं अब वाकई में एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जहांगीर हया को छोड़कर इससे 2 कदम दूर होकर कहने लग जाता है, तुम सही थी हया, मुझे अपने बदले के लिए अपने आप को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। अगर मैं पहले अब्दुल खालिद के सामने डट खड़ा होता तो शायद मैं आज एक इंसान होता, ना कि एक शैतान। पर शायद मेरी किस्मत में ही लिख दिया था एक आम इंसान नहीं बल्कि एक शैतान बनना। जहांगीर आलम दी टैलेंट डेवल बनकर रहना ही अब शायद मेरी किस्मत में है। जहांगीर हया के पास आता है और इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से गहरी सांसें लेते हुए कहता है, पर कल के आखिरी काम के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं, तुम और हमारा बेटा, हम सब मिलकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा माजी मेरे बच्चे के मुस्तकबिल पर असर करे। एक और रात फिर सब कुछ बदल जाएगा। कल का दिन हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? हया जहांगीर के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए पूछती है और वो अपने हाथों में इसके हाथों को मजबूती से थामते हुए कहती है, हाँ सब ठीक हो जाएगा। जहांगीर पुरजोश होकर कहता है, किसके कहने पर आप कर रहे हैं? इन पुलिस वालों के कहने पर? हया की बात पर जहांगीर फ़ौरन हाँ में सर हिला देता है। इन्होंने कहा है कि आपने इनकी बात मान ली। शायद इनका आपको वहाँ के जाने का मकसद कुछ और हो। और वैसे जा कहाँ रहे हैं? हम लोग इटली में ही होंगे। पर इस जगह से काफ़ी दूर। जहांगीर हया का हाथ पकड़कर वहाँ मौजूद कुर्सियों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, कितनी दूर? हया बैठते हुए एक और सवाल करती है। थोड़ा दूर। जहांगीर भी बैठते हुए जवाब देता है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि शायद इनका मुझे वहाँ के जाने का मकसद कुछ और हो? जहांगीर हया की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। हया मुख्तसर सा जवाब देता है, पुलिस ऑफिसर है तो क्या हुआ? अब मैं तो कुछ गलत नहीं करता हूँ ना, और वैसे अब तो मैं इनका साथ देता हूँ अपने गुनाहों की माफ़ी के तौर पर। ये कैसी माफ़ी है कि जो किसी की जान लेने पर मिलती है? जहांगीर कहता है तो हया इसकी बात पर हंस पड़ती है और दूसरी तरफ देखने लग जाती है। जब मैं एक पुलिस वाले होकर आपको माफ़ नहीं कर पा रही तो आपको क्या लगता है वो आपको माफ़ कर देंगे? जो आपने यहाँ इटली में किया, इन सब से बढ़कर आपने इनके कितने ऑफिसर्स को मारा था। क्या सच में ऐसा लगता है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया है? क्यों पुलिस वाले आपको आकर कहता है कि वो आपको हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं और आप भी इनकी बात मान के? हैरान हूँ मैं इस बात पर। जहांगीर या कुर्सी से अपनी पुष्ट टिकाए हुए कहती है और जहांगीर इसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था। क्या कहना चाहती हो? जो कहना है साफ साफ कहो। जहांगीर सीधा होकर बैठते हुए कहता है। दोनों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हो चुकी थी, संजीदगी ने अपनी जगह घेर ली थी। जहांगीर, आपको जो करना है वो आप करें, पर मैं और सिकंदर आपके साथ ऐसे नहीं रहेंगे। मैं अपने बच्चे पर एक कातिल बाप का साया पहले भी नहीं पड़ना देना चाहती थी और अब भी नहीं। हया कहते हुए खड़ी हो जाती है तो जहांगीर भी इसकी बात पर हैरान होकर खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम हया? अब तो तुम्हें सच पता चल गया है कि मैं अब ये सब क्यों करता हूँ, फिर मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो तुम? जहांगीर हया को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खुद से ये सवाल करें ना कि क्या आपने ये सब छोड़ दिया? क्या आप छोड़ सकते हैं? आप कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ छोड़कर हमारे साथ रहना चाहते हैं और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि शायद आप कल वापस लौट कर ना आए। जहांगीर, अगर ये सब भी करना है तो हमें वापस अपनी ज़िंदगी में क्यों लेकर आए? और वो पुलिस वाले आपको अपना साथी कह रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि पुलिस और आप जैसा मिलकर इतने लोगों की जान लेने वाले शख्स कभी साथ में काम कर सकता है? हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहती है, हया मैं जानता हूँ इस बात पर यकीन करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये सच है। मैं और वो साथ में काम ही कर रहे हैं। हाँ, ये मानना आसान नहीं है कि मुझ जैसा गुंडा पुलिस वाले के साथ काम कर रहा है, लेकिन ये सब कल का दिन आखिरी है। कल सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक और दिन की मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूँ कि तुमसे कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझे दोबारा छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी जान। मैं अपनी गलतियाँ दोबारा दोहराने वाला इंसान नहीं हूँ। एक बार तो मैं खो दिया था, लेकिन अब नहीं कहूँगा। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। जहांगीर हया के माथे पर लब रखते हुए कहता है, सब ठीक हो जाना चाहिए। अब जहांगीर प्लीज़, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ दोबारा। इन 7 सालों में मैंने अकेले रहकर देखा है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती और सिकंदर को भी अकेला नहीं पाल सकती हूँ मैं।
इसे आपकी ज़रूरत है, हर हाल में मैं इसकी ज़रूरत तो पूरी कर सकती हूँ लेकिन आपकी कमी पूरा नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ जहांगीर, अब बस ख़त्म करें ये सब। हया जहांगीर के सीने से लगकर रोते हुए कहती है, कल का दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी और तुम्हें हमारे हमारे बेटे को अकेले पालने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मिलकर इसका ध्यान रखेंगे और इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। इसके सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी बहन को भी तो लाना है हमें इस दुनिया में। पर मैं हवेली पूरी तुम्हारे नाम नहीं करूँगा, मुझे अब तुम्हारे बगैर नींद नहीं आएगी, ना मैं क्या करूँगा। इसलिए जहांगीर की बातें सुनकर हया हंस पड़ती है। सब ठीक हो जाएगा ना। हया अपनी नम आंखें जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा। जहांगीर हया के आंसू को साफ करते हुए इसके गाल पर किस करता है, फिर इसे गले लगा लेता है। एक गहरी सांस लेते हुए समंदर की लहरों को देखने लग जाता है। घर चले, सिकंदर उठ गया तो रोने लग जाएगा। हया जहांगीर के गले से लगे हुए कहती है और जहांगीर भी हाँ में सारे ला देता है और दोनों घर वापस लौटने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जहांगीर गाड़ी पार्क कर रहा था और हया जल्दी से अंदर आती है सिकंदर के पास जाने के लिए। रास्ते में इसकी टक्कर शुएब से हो जाती है। ठीक है आप? शुएब फिक्रमंदी से पूछता है और हया इसे गुस्से में घूर रही होती है और बिना जवाब दिए ऊपर की तरफ पढ़ने लगती है। सीढ़ी के पास पहुंचती है तो रुक जाती है। शुएब इसे जाते हुए देखकर अपना सर झुका लेता है। हया वापस शुएब के पास आती है और इसके सामने खड़े होकर एक जोरदार थप्पड़ शुएब के मुंह पर दे मारती है। जहांगीर भी अंदर पहुंच चुका था। शुएब को थप्पड़ पड़ते हुए देखकर वो दरवाजे पर ही रुक गया था। मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने से बड़े इंसान पर हाथ उठाऊं, लेकिन मेरा दिल मुझे इस बात की इजाज़त भी नहीं दे रहा था कि मैं आपको एक थप्पड़ भी ना मारूं। मैं नहीं जानती हूँ कि आप वापस यहाँ कैसे आए। जहांगीर आपको इतनी आसानी से माफ़ कैसे कर दिया था। हया कहते हुए अपने दोनों नीचे की तरफ छोड़ती है और शुएब के चेहरे की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, लेकिन बेहतर हो कि आप मुझसे दूर रहें, वरना कातलों के दरमियान रहकर एक कत्ल तो मैं भी कर सकती हूँ। हया गुस्से में कहती है और फिर कहकर आखिरी में भी स्माइल देते हुए वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई बिनिश को देखकर इसके कदमों की स्पीड स्लो हो जाती है। इसे शुएब को थप्पड़ पड़ता देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझा तो अपने बॉयफ्रेंड को आइंदा मेरे सामने ना आए, हया कहती है तो बिनिश चौंक कर इसकी तरफ देखने लग जाती है। हया कहकर कमरे में चली जाती है। जहांगीर इसे दरवाजे से देख रहा होता है। इसके ऊपर जाने के बाद जहांगीर गुस्से में शुएब के सामने जाता है और इसके कंधे पर अपना सीधा हाथ रखकर जोर से दबाते हुए कहता है, मना किया था ना हया से कोई बात मत करना। जहांगीर शुएब के कंधे पर गिरफ्त बढ़ाते हुए कहता है। शुएब दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर देता है और इससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। सॉरी भाई। शुएब मुश्किल बस यही बोल पाया था। बिनिश शुएब को दर्द में देखते हुए जल्दी से जहांगीर के पास आती है और शुएब के पीछे खड़े होकर इसे शुएब को छोड़ने का कहती है। जहांगीर बिनिश की तरफ देखते हुए शुएब को छोड़ देता है। जहांगीर जैसे ही इसे छोड़ता है बिनिश अपने पास खींच लेती है। कल की तैयारी पक्की कर दो, कल का दिन बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। कल सब ख़त्म करना है। लेज़र को भी इन्फॉर्म कर दो कि 1 हफ्ते बाद होने वाला काम कल ही होगा। जहांगीर बिनिश की तरफ देखते हुए कहता है तो बिनिश हाँ में सर हिला देती है। जहांगीर कहकर कमरे में चला आता है और जहांगीर के जाने के बाद बिनिश शुएब का मुंह अपनी तरफ किए हुए इसके सीने पर थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकालती है। फिर इसके गाल पर हया के थप्पड़ का निशान देकर बिनिश रोतली सी शक्ल बनाकर शुएब के गले से लग जाती है। जो डेविल सल को नहीं पसंद वो क्यों करते हो तुम? बिनिश शुएब के गले से लगे हुए कहती है। खुद ब खुद हो जाता है, मैं जान कर नहीं करता हूँ। शुएब अब बिनिश को अपनी बाहों में कैद किए हुए कहता है। हया सिकंदर के सर से सर टिकाए हुए भी सो गई थी। जहांगीर भी सिकंदर की दूसरी तरफ आ जाता है और सिकंदर की तरफ मुंह करके हया को और सिकंदर को सोता हुआ देखते हुए खुद भी सो जाता है। सुबह हो चुकी थी। वो सुबह इसका इंतज़ार कर रहे थे। जहांगीर को पिछले 3 महीनों से था। वो 3 महीनों से इस प्लान में काम कर रहा था। लेज़र, बिनिश और शुएब भी इसके साथ लगे हुए थे इस पर। चारों ने दिन रात एक कर दी थी इस काम को अंजाम देने के लिए। मुकम्मल तौर पर तैयार तो ये भी अभी नहीं था इनका प्लान, लेकिन मज़ीद सब्र ना जहांगीर से हो रहा था ना ही पुलिस ऑफिसर से। वो कल जहांगीर से इसी प्लान के बारे में बात करने आए थे। वो कुछ और कहने थे पर हया को देखकर वो कुछ इसे कह बैठे थे। शुएब भी अपने आदमी के साथ निकलने की तैयारी में था। एक गाड़ी में जहांगीर और लेज़र जाने वाले हैं और दूसरी में शुएब और बिनिश। इनके अलावा वहाँ पर 6 और ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मौजूद थी जो कि मुस्टैंडों से भरी हुई बड़ी थी, जिनमें से 3 गाड़ियाँ पुलिस वालों की थी और 3 गाड़ियाँ जहांगीर के आदमियों की थी। हया और सिकंदर सोए पड़े थे। जहांगीर ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर जाने की तैयारी कर रहा था। जहांगीर हाथ में आज ब्रांडेड घड़ी पहनते हुए हया की तरफ बढ़ता है और इसके सराहने जा खड़ा होता है। अपनी घड़ी बांधकर जहांगीर अपने दोनों हाथ बेड पर रखता है और झुककर पहले सिकंदर को और फिर हया के माथे पर लब रख देता है
और मोहब्बत से चूर लहजे में हया के कान पर सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता यूँ अपना और सिकंदर का ख्याल रखना, बाकी मेरे आने के बाद मैं सब कुछ खुद ही कर लूँगा। जहांगीर कहते हुए हया के कान पर किस कर देता है और एक नज़र दोनों माँ बेटे को सोता देखकर मुस्कुराते हुए अपना जैकेट हाथ में पकड़े हुए बाहर निकल जाता है। जहांगीर के जाते ही हया भी उठकर बैठ जाती और पहले ही उठ की थी, बस जहांगीर से इस वक्त वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी। हया जाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी जल्दी से उठकर कमरे से बाहर नंगे पैर भागते हुए जाती है। जहांगीर अभी सीढ़ियों पर ही पहुंचा था कि हया इसे पीछे से तकने के लिए आवाज़ लगाती है। जहांगीर हया की आवाज़ पर रुक जाता है और पलट कर इसकी तरफ देखने लगता है। हया नंगे पैर दौड़ते हुए जहांगीर के पास आती है और सीधा इसके गले से आ लगती है और अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर, प्लीज़ जहांगीर सही सलामत वापस आ जाना, प्लीज़ प्लीज़, हया रोते हुए कहती है। जहांगीर हया को अपनी बाहों में मजबूती से कैद किए हुए था। वो अभी इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए खड़ा था। हया की आंखों में मोटे मोटे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहांगीर के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, पर वो खुद को कंपोज किए हुए हया के आंसू से तर चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए आंसू साफ करते हुए कहता है, मैंने वादा किया है तुमसे हया, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। इस बार फिक्र मत करो, मैं सही सलामत ही वापस लौट आऊँगा।